नमस्कार। मैं डॉक्टर अनंत कुमार सिंह पटना से। आज हम लोग डायबिटीज के बारे में जानेंगे। डायबिटीज अर्थात मधुमेह, रक्त में शर्करा की मात्रा, शुगर की मात्रा बढ़ जाना। सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल शुगर क्या होना चाहिए। फास्टिंग, जो जनरली 8 से 12 घंटा हम लोग फास्टिंग में अगर सुबह में शुगर टेस्ट करें तो वो 100 से नीचे होना चाहिए। खाने के बाद, खाने के 2 घंटे के बाद 140 से नीचे, तथा ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जो कि एवरेज 3 महीने का ब्लड शुगर बताता है, वो नॉर्मल लोगों में 5.7 के नीचे होना चाहिए। अगर 5.7 के नीचे है तो वह व्यक्ति नॉर्मल है, जबकि 5.7 से 6.4 के बीच वाले लोग प्री डायबिटिक अर्थात डायबिटीज से पहले, जो आगे चल के डायबिटिक हो सकते हैं, के श्रेणी में आते हैं। तथा 6.5% से ज्यादा जिनका ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन आता है वो लोग डायबिटिक है। उसी तरह फास्टिंग शुगर अगर 100 से नीचे यानी 99 तक अगर है तो वो नॉर्मल पर्सन है। 100 से 125 वाले लोग प्री डायबिटिक में है, तथा 126 से अधिक फास्टिंग शुगर होने पे डायबिटीज डिफाइन होता है। एक और टेस्ट है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो कि 75 ग्राम ग्लूकोज पिला के किया जाता है। इसमें अगर ग्लूकोज देने के 2 घंटे बाद 140 के नीचे ब्लड शुगर रहता है तो वो नॉर्मल है। 140 से 199 के बीच रहने वाले लोग प्री डायबिटिक रेंज में आते हैं, तथा 200 से ऊपर जिनका शुगर चला जाए वो डायबिटिक कहलाते हैं। ये एक एडीए अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन का गाइडलाइन है। इसकी प्रमुख बातें हैं कि ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन एक मानक लैब से होना चाहिए जिसकी गुणवत्ता अच्छी हो, और उसके लिए उन्होंने एनजीएसपी सर्टिफाइड लैब को रिकमेंड किया है। यह एक संस्था है जो सर्टिफिकेशन देती है। दूसरा कि फास्टिंग शुगर 8 से 10 घंटा के फास्टिंग के बाद लेना चाहिए, और अगर किसी व्यक्ति में रैंडम शुगर 200 से ऊपर सिम्टम के साथ आता है तो वो भी डायबिटिक है। सिम्टम क्या है? तो ज्यादा भूख लगना, ज्यादा पेशाब होना, वजन घटना, प्यास लगना, ये सब सिम्टम है, और रैंडम शुगर 200 से ऊपर है तो भी वो डायबिटिक के श्रेणी में रखा जाता है। अब थोड़ा हम लोग ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन के बारे में जानते हैं। जैसा कि नाम हीमोग्लोबिन लगा है तो ये आरबीसी से रिलेटेड है। तो शुगर अगर हीमोग्लोबिन के कंटेंट में बहुत समय तक रहता है तो वो उससे अटैच होता है, और शुगर का क्वांटिटी जब बढ़ जाए तो वो ज्यादा अटैच होता है। इसी कंसेप्ट पे ये टेस्ट है, और इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ये पिछले 3 महीनों का एवरेज शुगर बताता है, और डिफरेंट कंडीशन में इसमें मॉडिफिकेशन करना, इसमें गलतियां होने की संभावनाएं कम होती। तो ये एक दिखाने का प्रयास है कि कैसे ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन का वैल्यू बढ़ने और घटने से हमारा एवरेज ब्लड शुगर जो शरीर में होता है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है। मोटे तौर पर डायबिटीज को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। टाइप 1 डायबिटीज जो कि ज्यादातर ऑटो इम्यून नेचर का होता है। टाइप 2 डायबिटीज जो सबसे ज्यादा कॉमन है, ये इंसुलिन रेसिस्टेंस से होता है जो मोटे लोगों में मिलता है, और ये सबसे कॉमन ग्रुप है। तीसरा है जेस्टेशनल डायबिटीज जो कि प्रेगनेंसी में डिटेक्ट होता है, नॉर्मली 3rd ट्राइमेस्टर में। तकरीबन 8 से 10% लोगों में शुगर एबनॉर्मल मिलता है, और बाकी जितने डायबिटीज के पेशेंट्स हैं इन तीनों के अलावा वो अदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ डायबिटीज के ग्रुप में रख दिए गए हैं, जिसमें सभी सेकेंडरी डायबिटीज, एट्रोजेनिक, मोडी, बहुत तरह के जितने वेराइटी है वो इस कैटेगरी में आते। क्योंकि सबसे ज्यादा टाइप 2 डायबिटिक्स हैं, तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि कुछ फैक्टर इसमें है कि जिसको हम आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे जेनेटिक्स, आपके पेरेंट डायबिटिक हैं, एज, एडवांस एज से में होने का चांस होता है, फैमिली हिस्ट्री है, आपके फैमिली में कई लोग डायबिटिक्स हैं। तो ये 2-3 चीज है जो आप बदल नहीं सकते, बट कुछ चीज है जिनको बदल के आप डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज से बच सकते हैं, जो है अनहेल्दी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना। ये 2 ऐसे चीज हैं जो टाइप 2 डायबिटीज के प्रिकर्सर हैं, और इन्हें हम बदल सकते हैं। एक डाटा के अनुसार देखा जाता है कि हर 3 में से 1 आदमी ओवरवेट, और हर 10 में से 1 आदमी
मोटा होता है। तो अगर हम हेल्दी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं तो टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। डायबिटीज के लक्षण तो कई हैं, जिसमें कॉमन है ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा भूख लगना, थकावट महसूस होना, पेशाब ज्यादा होना और ज्यादा खाने के बावजूद वजन घटना। लेकिन ये लक्षण सामान्यतः 200-250 से ऊपर शुगर अगर परसिस्टेंट होता है तभी आते हैं। इसलिए डायबिटीज का डायग्नोसिस नॉर्मली ब्लड टेस्ट से ही होता है। अर्ली डायबिटीज सिर्फ ब्लड टेस्ट से पता चलता है। डायबिटीज अर्थात शुगर की बीमारी, यह एक स्वीट पॉइजन है और ये देख सकते हैं कि आपके शरीर के हर ऑर्गन को इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, अगर शुगर बढ़ा है तो आगे के ट्रीटमेंट में डॉक्टर से आप जरूर सुनेंगे कि भाई शुगर कंट्रोल करिए, तब ज्यादा फायदा होगा या तब मेरा इलाज सक्सेसफुल होगा। तो शुगर हर ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है, ये ध्यान देने योग्य बात है। आप यहाँ देख सकते हैं कि आंख, ब्रेन, हार्ट, किडनी, नसें, न्यूरॉन्स सभी डायबिटीज से अफेक्ट होती। ये डब्ल्यूएचओ का एक स्लाइड है जिसमें डब्ल्यूएचओ ने बताया है लोगों को कि डायबिटीज पर ध्यान दें, अन्यथा आप उन्हें अगर करेक्ट नहीं करेंगे तो आप की आंख की रोशनी जा सकती है, अंधे हो सकते हैं, किडनी फेल हो सकता है, हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, पैर में घाव और अदर सूनापन आदि आके पैर काटना पड़ सकता है, ब्रेन हेमरेज, स्ट्रोक्स हो सकते हैं। ये एक अमेरिकन डाटा है, परंतु हमारा देश भी इससे बहुत अलग नहीं है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है। आप देख सकते हैं कि हर 3 बड़े लोगों में, हर 3 एडल्ट्स में से एक आदमी प्री डायबिटिक से, और हर 10 में से 9 प्री डायबिटिक नहीं जानते कि वो प्री डायबिटिक। ठीक उसी तरह हर 10 में से एक व्यक्ति डायबिटिक है और हर 5 में से एक व्यक्ति नहीं जानता कि वो डायबिटिक। तो जब अमेरिका की ये स्थिति है जहां हम अवेयर सोसाइटी मानते हैं, तो बाकी सोसाइटी की आप कल्पना कर सकते हैं। और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जैसे जैसे लिविंग कंडीशन इंप्रूव हुआ है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओवरवेट की समस्या बढ़ी है और हम लोग भी इसी तरह डायबिटीज के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। ये टॉपिक प्री डायबिटीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे बड़ा पॉपुलेशन इस ग्रुप का है। प्री डायबिटिक्स जैसा हमने पहले सुना कि जिनका ग्लाइकोसाइलेटेड 5.7 से लेके 6.4 तक है, या फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से लेके 125 तक है, पोस्ट प्रेंडियल शुगर 140 से ऊपर और 200 से नीचे है। ये ग्रुप प्री डायबिटिक रेंज में आता है और ज्यादातर ऐसे लोग ओवरवेट, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के शिकार होते हैं। तो अगर आपके फैमिली में डायबिटीज या हार्ट डिजीज आदि के पेशेंट्स हैं, आपका लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव नहीं है, आपका स्लीप डिस्टर्ब है, ब्लड प्रेशर हायर रेंज में रहता है, ओवरवेट है, तो आप प्री डायबिटीज होने के बिल्कुल डगर पे खड़े हैं, या आप हो भी सकते हैं, आपको पता नहीं। यही वो ग्रुप है जिनका डायबिटीज प्रयास से सही हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, ठीक हो जाता है। अन्यथा डायबिटीज होने के बाद तो लाइफ लॉन्ग आपको परहेज, दवाएं आदि लेनी पड़ती है। लेकिन ये ग्रुप है जिसमें अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लें तो आप सही हो जाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप ओवरवेट और मोटे हैं तो मोटापा घटाएं, एक्सरसाइज को अपने डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंट बनाएं, खान पान में ओवर ईटिंग अवॉइड करें, जरूरत के अनुसार ही खाएं और शुगर अपने डाइट में, चीनी को कम से कम करें, अलग आदतें जैसे स्मोकिंग आदि को छोड़ दें, तो आपका ये प्री डायबिटिक कंडीशन रिवर्ट हो सकता है। और अगर आप इस जगह पे लापरवाही बरतेंगे तो अगला स्टेप डायबिटीज में है, उससे आपको कोई नहीं बचा सकता। डायबिटीज अर्थात मधुमेह के मैनेजमेंट के इलाज के 4 स्तंभ हैं। पहला है डाइट, दूसरा है एक्सरसाइज, तीसरा है दवाइयां, चौथा है मॉनिटरिंग। ये 4 तरह से एक मधुमेह के मरीज को, एक डायबिटिक पेशेंट को मैनेज किया जाता है और उनकी शुगर, उनके ब्लड की शर्करा की मात्रा को सही रखा जाता है। इन चारों में से किसी एक को न करने से
परेशानी आ सकता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप इसमें से किसी एक को भी इग्नोर नहीं कर सकते। अब डायबिटीज मैनेजमेंट का पहला स्तंभ अर्थात डाइट प्लानिंग की तरफ आते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो भोजन होना चाहिए उसका आधा पार्ट वेजिटेबल्स, सलाद, हरे सब्जी आदि से होना चाहिए। बचे आधे पार्ट में एक चौथाई हम प्रोटीन युक्त भोजन लेंगे तथा एक चौथाई हम कार्बोहाइड्रेट जैसा फूड ले सकते हैं। उसमें भी प्राथमिकता कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का रहेगा, जिसे बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। पानी प्रचुर मात्रा में पी सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं। इसके अलावा आप एक छोटा फ्रूट या थोड़ा सा मिल्क, दही आदि ले सकते हैं। तो ये एक मोटे तौर पर डाइट प्लानिंग है। अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा जानते हैं। ब्रॉडली हम इसे दो पार्ट में बांटते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जहां तक हो अवॉइड करना चाहिए डायबिटिक्स को। क्यों? क्योंकि यह आंत में जाते ही सडन शुगर की मात्रा आपके ब्लड में बढ़ाता है। ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, शुगर का स्पाइक ब्लड में आता है, जिससे हाई इंसुलिन तुरंत रिलीज होता है। ठीक इससे उल्टा जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है, धीरे धीरे आपको एनर्जी देता है, इसलिए शर्करा की मात्रा को स्लोली बढ़ाता है, इसलिए इंसुलिन भी स्लोली रिलीज होता है। और इसके साथ बहुत पानी, फाइबर और अदर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ये आपको बीन्स में, हरे सब्जी में, फल में आदि में मिलते हैं। इसमें ज्यादातर पार्ट नॉन डाइजेस्टिबल होता है। तो यहाँ मोटे तौर पर देख सकते हैं कि एक डायबिटिक पेशेंट को लीन प्रोटीन अर्थात चर्बी रहित प्रोटीन, जो फिश का प्रोटीन है या चिकन में जो बहुत हैवी वेट चिकन नहीं है, इनको ले सकते हैं। अनसेचुरेटेड फैट जो कि फिश ऑयल या पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स मिलते हैं, वो आप ले सकते हैं एक हद तक, ये भी बहुत नहीं लेना है। फाइबर आप प्रचुर मात्रा में ले सकते हैं, जो कि हरे सलाद में, होल ग्रेन में आपको मिलता है। फ्रूट, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, इसमें आप ले सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेन आपको सेचुरेटेड फैट्स, चर्बीदार चीज, जो रिफाइंड शुगर है, इनसे बिल्कुल ही परहेज रखना है। दो शब्द आता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड। डायबिटिक मैनेजमेंट में या फूड प्लानिंग में इसका बहुत रोल है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 से लेके 0 तक में एसेस किया जाता है। कोई भी शुगर जितना जल्दी आपके शरीर में शुगर का मात्रा अधिकतम लेवल पर पहुंचाता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ज्यादा होता है। जो जितना धीरे धीरे शुगर को की मात्रा को ब्लड में बढ़ाता है, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना कम होता है। तो 55 के नीचे वाले को हम लोग लो मानते हैं, 70 के ऊपर वाले को बहुत हाई मानते हैं। इन्हें प्रायः अवॉइड करना चाहिए। यहाँ हम लोग एक कंपेरिजन जान लेते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स उस कार्बोहाइड्रेट फूड की क्वालिटी है कि तुरंत, जैसे प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट, शुगर, वो तुरंत बढ़ा देता है। जबकि ग्लाइसेमिक लोड जो है वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक आम में ग्लाइसेमिक लोड कम है कंपेरिजन टू आप 5 आम खा लें, तो वो ग्लाइसेमिक लोड जो है वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स उस फूड के, उस कार्बोहाइड्रेट के क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, डायबिटिक्स के लिए अच्छा है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, वो डायबिटिक्स के लिए अच्छा नहीं है। और ग्लाइसेमिक लोड उस कार्बोहाइड्रेट फूड के क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। यहाँ कुछ एग्जांपल हम देख रहे हैं कि हाई ग्लाइसेमिक फूड और लो ग्लाइसेमिक फूड क्या सब हैं, जैसे बीन, नट, होल फ्रूट जो पूरा वेजिटेबल है, होल ग्रेन है, पूरा साबुत दाना है, ये सब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में आते हैं। जबकि जितने रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड हैं, जैसे चीनी, व्हाइट राइस, व्हाइट ब्रेड, आलू, सोडा, कैंडी, बेक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये सब हाई ग्लाइसेमिक फूड में आते हैं। और इनफैक्ट कंपनियां प्रोसेस्ड फूड में चीनी डाल के भी इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ा देता है, क्योंकि कंज्यूमर को मीठा पसंद होता है। यहाँ हम कुछ शुगर और शुगर सब्स्टिट्यूट, चीनी और चीनी के सब्स्टिट्यूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स देख रहे हैं। जहां आप कॉमन चीनी का 65 देख पा रहे हैं, गुड़ का 84 है। यहाँ देखिए उल्टा है, लोग
कई बार गुड़ पसंद करते हैं, जो पाम से बना है गुड़ उसका कम है 35, ब्राउन शुगर 70, कोकोनट शुगर 50 के आसपास, हनी का भी 58 है। तो आप देख पा रहे हैं कि 65 को अगर हम मानक ले लें जो कॉमन शुगर में मिलता है, तो सबको कोई उसके अगल बगल ही करीब है, शुगर को कम कंज्यूम करना चाहिए। यहाँ एक बहुत सा मिथ है कि गुड़ खाइए चीनी नहीं खाइए, डायबिटिक लोग गुड़ खा सकते हैं चीनी नहीं, तो उसके लिए मैंने इसे डाला है कि देखिए पर 100 ग्राम अगर आप गुड़ और चीनी को कंपेरिजन करें तो कैलोरी के वैल्यू में शुगर है वो 400 के आसपास है, तो गुड़ भी बहुत पीछे नहीं है 370 के आसपास। कार्बोहाइड्रेट कंटेंट अगर 100% हम के आसपास चीनी का लें तो गुड़ का भी 90 के आसपास है कार्बोहाइड्रेट वैल्यू के ऊपर, जो बहुत अंतर नहीं है। इसलिए एक पाम शुगर जो कि तार या पाम ट्री से निकाला जाता है उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम है, 35 के आसपास है। लेकिन आप देखेंगे आज जितने भी पाम शुगर के नाम से मिलते हैं वो सब प्रोसेस्ड जगह पे बनाए जाते हैं और उसमें बहुत तरह का एडल्ट्रेशन होता है। तो एक पाम शुगर के नाम पर आप उसको तभी ही कंज्यूम करें जब आपके सामने वो बनाया गया हो। इस पे जोर देने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि गुड़ डायबिटिक ले सकते हैं और चीनी नहीं, दोनों में बहुत अंतर नहीं है, दोनों बराबर ही है, दोनों भाई भाई। पहले स्तंभ अर्थात फूड मैनेजमेंट जानने के बाद, भोजन के परहेज जानने के बाद अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं, दूसरे स्तंभ, डायबिटीज चीनी के मैनेजमेंट का दूसरा स्तंभ। तो एक्सरसाइज से हमारा शुगर कंट्रोल होता है, वेट कंट्रोल होता है, हम अच्छा फील करते हैं, इमोशन भी कंट्रोल होता है। एक्सरसाइज नहीं करने से आप स्ट्रेस्ड फील करते हैं, आपकी बीपी भी एक्सरसाइज कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है, हार्ट डिजीज के संभावना को भी घटाता है। एक्सरसाइज कई तरह से आपके लिए बेनिफिशियल है और शुगर के मरीज के लिए तो ये उनके मैनेजमेंट का 4 स्तंभ में से दूसरा स्तंभ ही है। डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन डेवलप करने में भी ये रोक लगाता है। तो ओवरऑल एक्सरसाइज एक होलिस्टिक अप्रोच है, शरीर के हर अंगों को वो इन्फ्लुएंस करता है और डायबिटीज को तो बहुत अच्छा से कंट्रोल करता है। अभी हाल में एक स्टडी पब्लिश हुआ है जिसकी बहुत चर्चा है कि आप अगर 30 मिनट रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने डायबिटीज होने के चांसेस को 40% तक घटा देंगे। और उसमें उन्होंने बताया है कि थोड़ा सा फास्ट 4 से 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर आप एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं, डायबिटीज होने की संभावना आप 40% तक रिड्यूस कर पाते हैं। तीसरा स्तंभ है डायबिटीज मैनेजमेंट में दवाइयां। जब एक समय के बाद डाइट और परहेज इफेक्टिव नहीं रहता तो वो दवाइयां कंसिडर करते हैं और ये आप और आपके डॉक्टर आपके डिफरेंट पैरामीटर्स को देखते हुए, आप ओबेज हैं कि नहीं, किस तरह का डायबिटीज है, डिसाइड करते हैं। किस तरह का ट्रेंड आपके शरीर में रहता है, आपका फास्टिंग ज्यादा बढ़ा रहता है, पीपी ज्यादा बढ़ा रहता है, इस सबको देख के डिसाइड करते हैं। इसलिए इसमें मैं बहुत चर्चा नहीं करूंगा, ये आपके डॉक्टर आपके लिए डिसाइड करेंगे, तो ये उनके ऊपर छोड़ देना है और वो जैसा सजेस्ट करें वैसा करना है। एक फास्टिंग की बात आती है, प्राय लोग पूछते हैं कि फास्टिंग डायबिटिक मरीज कर सकते हैं या नहीं। तो ऐसा ये नहीं है कि एक डायबिटिक पेशेंट फास्टिंग नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन आप फास्टिंग के पहले अपने ट्रीटिंग फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लें कि आपको क्या क्या दवाइयां परहेज उन्होंने सजेस्ट किया है और फास्टिंग आप कर सकते हैं या नहीं, और फास्टिंग की स्थिति में आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि आप डायबिटिक है तो आप फास्टिंग बिल्कुल ही नहीं कर सकते। हाँ, कुछ कंडीशंस है जिसमें अवॉइड किया जाता है, इसलिए मैं इसके अंदर नहीं जा रहा हूं। जब भी ऐसा मौका है आप अपने ट्रीटिंग फिजिशियन से इससे डिस्कस कर लें और वो आपको बताएंगे कि आप कर सकते हैं या नहीं, या कर सकते हैं तो किस हद तक कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बात हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग पर करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में ये एक ग्रे जोन है, लेकिन ओवरऑल साइंस इसके फेवर में है। कहने का मतलब है इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे डेली एक्टिविटी में निहित है, कभी अनायास ही हो जाता है। किसी स्ट्रेस में हम कहीं जा रहे हैं, भोजन नहीं मिला या वक्त नहीं मिला तो बहुत लंबे समय हम भोजन नहीं करते, तो उससे बहुत कुछ हानि नहीं होता। ये एक कॉमन स्ट्रेस है जिससे बॉडी आपका सीखता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर एक सुपरवाइज्ड मैनर में किया जाए, एक एक्सपर्ट के देखे हुए किया जाए तो बुरा नहीं है, अच्छा है।
इससे इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं? ये आपका वेट कंट्रोल करता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस कंट्रोल करता है, इसलिए आपके अंदर के इंसुलिन की इफेक्टिवनेस बढ़ाता है, सेलुलर रिपेयर भी करता है। जैसे जो कुछ सेल जो डैमेज्ड हो जाते हैं उनको बॉडी ऑटोफाजी कर जाता है। इस पे कुछ साल पहले 3 वैज्ञानिकों को नोबेल दिया गया और ये डैमेज सेल आगे चल के परेशानी कर सकते हैं अगर ऑटोफाजी नहीं, तो इसमें भी ये मदद करता है। ये हार्ट के हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। पिटफॉल्स हैं, जैसे ज्यादा पानी उनी नहीं पिए, बहुत देर खाली रहे तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। बहुत देर फास्टिंग के बाद आपको ऐसी इच्छा हो सकती है कि बहुत खा ले हम, बिंज ईटिंग। नहीं कुछ पानी उनी ले रहे हैं आप तो आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत थकान, ये सब फील कर सकते हैं। लेकिन ये अगर आप रेगुलर करेंगे तो ये सब चीज से आप एडप्ट कर जाएंगे, आपका बॉडी एडप्ट कर जाएंगे। और इंटरमीडिएट फास्टिंग में पानी मना नहीं होता है, पानी लोग प्रचुर मात्रा में पीते। थोड़ी बात हाइपोग्लाइसीमिया पर भी हो, जब डायबिटिक्स का चर्चा है तो हाइपोग्लाइसीमिया पर न करना सही नहीं होगा। पहला बात जानना है कि लोग आजकल देखते हैं बहुत लोग हाइपोग्लाइसीमिया के प्रति इतना डरे रहते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया के चक्कर में थोड़ा भी कुछ भी दिक्कत हुआ तुरंत कुछ मीठा खा लिया और उनसे उनका शुगर हमेशा बढ़ा ही बढ़ा रहता है। तो पहला चीज, हाइपोग्लाइसीमिया बहुत कॉमन नहीं है। ये यूजुअली एक एस्टैब्लिश डायबिटिक में रीनल कंप्रोमाइज होने पे या बहुत देर नहीं खाएं और आप दवा खा लिए तो होता है। इसके कुछ कॉमन सिम्टम हैं, जैसे हाथ में कंपन होना, हार्ट रेट बढ़ जाना, स्वेटिंग होना, अपने आप को थोड़ा सा कंफ्यूज्ड फील करना, चक्कर आना आदि इसके सिम्टम हैं। लेकिन मैं ये हमेशा सजेस्ट करूंगा कि शुरुआती दिनों में अगर पॉसिबल हो तो आप जिस समय ये सिम्टम हो और आप इसके लिए शुगर या कोई भी बिस्किट वगैरह खाते हैं, कुछ चीज खाना खाते हैं, तो आपको अगर अवेलेबल है तो अपना ब्लड शुगर टेस्ट कर ले कि क्या ये रियल में हाइपोग्लाइसीमिया है या आप उससे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। 1-2 बार ऐसा होने के बाद आप सीख जाएंगे। तो अगर हाइपोग्लाइसीमिया है तो वही इलाज है, उसको आपको कुछ मीठा लेना है। एक मोटे तौर पर ABC ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज कंट्रोल का ये 3-4 मार्कर है। इनफैक्ट हम अगर बोले ABCO तो वो बेहतर है। ए मतलब ग्लाइकोसाइलेटेड, HbA1c 7 से नीचे रखना। बी ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना 120 से 80। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा एज ज्यादा है तो थोड़ा हम ज्यादा भी रह सकते हैं। नहीं, यहाँ ध्यान ये देना है कि एक डायबिटिक पर्सन को ब्लड प्रेशर अच्छा से कंट्रोल रखना है। इनफैक्ट नॉर्मल आदमी थोड़ा अधिक टॉलरेट भी कर सकता है, डायबिटीज बिल्कुल नहीं। नहीं तो एंड ऑर्गन डैमेज, जो आपका डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन है वो बढ़ जाएगा। आपका कोलेस्ट्रॉल, पर्टिकुलरली LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो LDL फ्रैक्शन है कोलेस्ट्रॉल का, उसको 100 से नीचे रखना है। और सबसे ऊपर है अगर आप ओबीज हैं, ओवरवेट है, तो ओबेसिटी कंट्रोल, ये सब पे भारी है, ये करना सबसे जरूरी। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने एक कुछ गाइडलाइंस दिया है टेस्टिंग को लेकर के कि आप अपना ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन हर 6 मंथ पर चेक कराएं, अगर वो ठीक ठाक रहता है तो। लेकिन अगर गड़बड़ है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, शुगर कंट्रोल ठीक से नहीं है, तो 3 महीना पे ही कराएं और कोशिश करें कि 7 के नीचे रखा जाए। साल में एक बार लिपिड प्रोफाइल, माइक्रल टेस्ट यानी पेशाब में प्रोटीन जो लीक करता है, एल्बुमिन लीक करता है, उसका टेस्ट, आपके आंख का एग्जामिनेशन, जो आंख के डॉक्टर हैं वो पुतली को फैला के दूरबीन से देखेंगे, डिटेल एग्जामिनेशन कराना साल में एक बार जरूरी है। और पैर का एग्जामिनेशन करते रहे, पैर देखते रहे कहीं घाव फुंसी आदि तो नहीं हो रहा है। तो ये, और आपके डॉक्टर भी कई मेथड से इसको जज करते हैं। फुट एग्जामिनेशन अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है। तो साल में ये 4 टेस्ट एक बार जरूर होना चाहिए। लिपिड कितना रहना चाहिए इस पर बहुत सा डिस्कशन होता है, बट जो गाइडलाइन है वो है कि अगर किसी को स्ट्रोक आदि टाइप का कुछ एविडेंस हो चुका है तो ऐसे लोगों में 70 के नीचे LDL रखना बेहतर है, स्ट्रोक, हार्ट डिजीज आदि हुआ है। और अन्यथा जिनको इस तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है तो उनके केस में 100 के नीचे रहना सही है। ट्राइग्लिसराइड 150 से नीचे रहे तो बेहतर है। थोड़ा सा माइक्रल के बारे में जान लें। माइक्रल है कि माइक्रो एल्बुमिन्यूरिया, एल्बुमिन पेशाब में निकलना, ये अगर लो क्वांटिटी में निकलता है तो माइक्रल टेस्ट पॉजिटिव होता है। यही क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो
तब तो ओवर्ट प्रोटीनूरिया बोलते हैं। वो किडनी जब ज्यादा असर पा जाता है डायबिटीज से, तब वैसा होता है। तो इनमें कई कारणे हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कुछ जेनेटिक किडनी डिजीज है उसमें भी। हाँ, एक ट्रांजिएंट आपको माइक्रोल पॉजिटिव ओवरवेट लोगों में भी मिल जाता है। फुट केयर नहीं होने पे, अवॉइड करने पे पैर काटने तक की नौबत आ जाती है। और एक स्टडी के अनुसार देखा गया कि डायबिटिक पीपुल में पैर काटने की जो एम्पुटेशन होता है, वो डायबिटिक फुट के कारण 10 से 20 गुना ज्यादा है नॉन डायबिटिक के कंपैरिजन में। इसलिए यह एक बहुत ही कॉस्टली कॉम्प्लिकेशन है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ आई एग्जामिनेशन से ही आप अर्ली डायबिटिक रेटिनोपैथी पकड़ सकते हैं। इसलिए साल में एक बार पुतली फैलाकर आंख के डॉक्टर के देखरेख में डिटेल एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन होना चाहिए। एक दो चीज और इम्पोर्टेंट है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें 2 से 3 टाइम ज्यादा हार्ट डिजीज पाए जाते हैं कॉमन पॉपुलेशन से, तथा दांत का भी प्रॉब्लम डायबिटिक्स लोगों को ज्यादा होता है। और शुगर कंट्रोल होने का मतलब है शुगर का वैल्यू नॉर्मल लोगों की तरह होना, अर्थात फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से नीचे, खाने के बाद पीपी ब्लड शुगर 140 से नीचे, और ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन 5.7 से नीचे, बेटर है 5.4 के नीचे। और यह हर उम्र के व्यक्ति के लिए लागू है। हर उम्र के व्यक्ति को यह पालन करना है। और इसमें जो ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये पिछले 3 महीने का ब्लड शुगर आपको बताता है, तथा इसको मॉड्यूलेट करने की संभावना बहुत कम रहती है। हाँ, कुछ जैसा कि नाम जान रहे हैं हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है, इसलिए हीमोग्लोबिन के कुछ बीमारियों में इसमें एरर आ सकता है। जितना परहेज, व्यायाम एवं दवाइयों से आपका शुगर कंट्रोल रहता है, यह अनवरत आपकी जरूरत है। रिपोर्ट नॉर्मल आने पर यह न समझें कि डायबिटीज ठीक हो गया है और दवा छोड़ देने से फिर यह पुनः हो जाएगा, इसलिए दवा मत छोड़ें। यह दवा पे ठीक हुआ है, न कि बीमारी ठीक हुई है। कोई भी छेड़छाड़ अपने दवा में अपने डॉक्टर के परामर्श के बाद ही करें, उनके कंसेंट में ही करें। यहाँ एक बात हमेशा ध्यान रखें कि ब्लड शुगर को बहुत हाई वैल्यू से कम लाना ही इलाज नहीं है। इनफैक्ट नॉर्मल लाना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, तब वो इलाज है, और ये अनवरत रहना चाहिए। अतः शुगर को नॉर्मल वैल्यू में रखने के लिए जो भी उपाय है, व्यायाम, परहेज, दवाएं, वो आपको करते रहना है। इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। डायबिटीज का सिम्टम बहुत हाई शुगर होने पे होता है। सिम्टम जैसे बहुत प्यास लगना, बहुत पेशाब होना, बहुत भूख लगना और वजन घटना, थकान होना आदि चीज बहुत अधिक 200-250 से ऊपर शुगर बहुत परसिस्टेंट रहेगा तभी होगा। इसलिए अपने डायबिटीज को कंट्रोल रखने के लिए सबसे जरूरी है समय समय पर जांच कराना और उसको नॉर्मल लेवल पे रखना। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज के साथ ब्लड प्रेशर भी है, तो उनको डायबिटीज के साथ ब्लड प्रेशर का भी बहुत टाइट कंट्रोल रखना पड़ता है, अन्यथा वह किडनी और अन्य ऑर्गेन्स पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। इसलिए एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर के पेशेंट से ज्यादा ऐसे ब्लड प्रेशर के पेशेंट को ध्यान में रहना है जिनको साथ डायबिटीज है। उनको दोनों ही टाइटली कंट्रोल करना है, तभी वो जो डिफरेंट ऑर्गन पर कुप्रभाव होता है, किडनी आदि खराब होने से बच पाएंगे। डायबिटीज के मरीज को अपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल के साथ, शुगर कंट्रोल के साथ आंख, पैर, किडनी आदि का जांच समय समय पर करवाते रहना चाहिए, ताकि उनकी स्थिति पता चल सके। अगर कुछ त्रुटि आती है, कोई बीमारी का बात आता है, तो वो अर्ली स्टेज में पता चल जाएगा और उसका निदान आपके डॉक्टर कर सकेंगे। डायबिटीज के शुरुआती दिनों में डॉक्टर आपको परहेज और एक्सरसाइज से शुगर कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। जब इन दोनों चीजों से शुगर कंट्रोल नहीं हो, तब वो दवा या सुई की तरफ बढ़ते हैं। एक बात प्रायः उठता है कि क्या डायबिटीज ठीक हो सकता है। यहाँ यह ध्यान रखने योग्य बात है कि प्री डायबिटीज या अर्ली डायबिटीज के मरीज जो ज्यादातर मोटे होते हैं, बहुत से
उनमें अगर आप परहेज और एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं और अपने मोटापा को घटा पाते हैं तो बहुत हद तक डायबिटीज कंट्रोल और ठीक किया जा सकता है। हाँ, वो इस बात के लिए प्रोन होते हैं कि कभी भी बॉडी स्ट्रेस में आए, अगर वो फिर दोबारा मोटा हो जाते हैं तो उनका चीनी फिर एबनॉर्मल हो जाता है। तो उन्हें हमेशा जांच कराते रहना चाहिए और अपना शुगर लेवल जानते रहना चाहिए। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि मरीज शुगर नॉर्मल आने पर दवा या परहेज छोड़ देते हैं, यह सोचते हुए कि मैं ठीक हो गया। यह ध्यान रखना है कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपोथायराइडिज्म आदि जो ये बीमारियां हैं, ये ताउम्र आपके साथ रहने जा रही हैं और इनके लिए जो परहेज है, एक्सरसाइज है, दवा खाना है, ये आपको हमेशा करना है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं करेंगे तो ये जो नॉर्मल रिपोर्ट आया है किस समय एबनॉर्मल हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इस वीडियो में मेरा प्रयास है कि मैं कॉमन बातें जो डायबिटीज रिलेटेड है आपको समझा सकूं, ताकि आप अपने चिकित्सक के देख रेख में अपने डायबिटीज को सहज रूप से कंट्रोल रखें, ताकि उससे रिलेटेड दूरगामी कुप्रभाव आपके शरीर पर न पड़े। अंतिम बात मैं ये कहना चाहूँगा कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन आदि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज हैं। इसको कंट्रोल करने में आपके लाइफस्टाइल का बहुत रोल है, जिसमें परहेज और एक्सरसाइज आता है, दवाएं उसके बाद आती। तो इन चीज़ों का ध्यान आप हमेशा रखें। आप किसी एक उपाय से इनको कंट्रोल में नहीं रह सकते।